दोस्तों नमस्कार, आपका अपने चैनल अंशु एग्जाम अकेडमी में स्वागत है। दोस्तों हम लोग वर्तमान समय में मॉडल पेपर को देख रहे हैं। आज मॉडल पेपर 8 जाएगा। इसका पार्ट 1 नेटवर्क इशू की वजह से लाइव क्लास चल रही थी, लेकिन नेटवर्क इशू की वजह से हमें दोबारा वीडियो करना पड़ा। 32 प्रश्नों को हल किए थे और इसका पार्ट 2 है दिया था। इसको इसमें देखेंगे क्योंकि इस समय इतनी गर्मी है कि सिस्टम हीट हो जा रहा है, जिससे बीच में ही और नेटवर्क प्रॉब्लम है, इसलिए बीच में ही क्लास को रोकना पड़ा। तो इसका पार्ट अगला है। यदि आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदता है तो क्या होता है? मनी सप्लाई बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न नंबर, अब चलते हैं अगले पे। बैंक रेट बढ़ने का उद्देश्य क्या होता है? जब आरबीआई बैंक रेट बढ़ाता है तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इन्फ्लेशन कंट्रोल करना, एक्सपोर्ट प्रमोशन करना, फिजिकल डेफिसिट बढ़ाना और टैक्स रिड्यूस करना। इसका मुख्य कारण क्या होता है? तो जब बैंक रेट बढ़ाने का मुख्य उद्देश्य होता है इन्फ्लेशन कंट्रोल करना। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, और आप लोग को पढ़ना है तो कहीं एक चैनल पर रुक करके पढ़िए। इधर उधर घूमेंगे आप लोगों का समय बर्बाद होगा, और अंतिम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए। तो प्रश्न नंबर 33 का है ए, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना। बैंक रेट बढ़ेगा तो लोन कास्ट हो जाएगा, मतलब महंगा हो जाएगा, जिससे क्रेडिट कम होगा और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि एक्सचेंज रेट बढ़े तो घरेलू मुद्रा क्या हो जाएगा? मौजूद होगी, कमजोर होगी, स्थिर होगी, समाप्त होगी। तो जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक्सचेंज रेट बढ़ता है तो क्या होगी अपनी मुद्रा? कमजोर होगी। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, डंपिंग का उद्देश्य क्या होता है? डोमेस्टिक मार्केट प्रोडक्शन, फॉरेन मार्केट कैप्चर, टैक्स इंक्रीज या एम्प्लॉयमेंट रिड्यूस करना। तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन यानी ये होगा, ऑप्शन बी सही होगा, फॉरेन मार्केट कैप्चर। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। वेरी लो एक्सपोर्ट प्राइस रखकर फॉरेन मार्केट पर कब्जा करने का प्रयास किया जाता है डंपिंग में। अगला प्रश्न है, किस कर के भार पर भार स्थानांतरित नहीं किया जा सकता? जस्ट है, एक्साइज ड्यूटी, डायरेक्ट टैक्स, सेल टैक्स। किस कर में कर का भार स्थानांतरित नहीं किया जा सकता? तो डायरेक्ट टैक्स में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न नंबर 37 है, यदि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़े तो किन्स के अनुसार क्या होगा? जब सरकारी व्यय बढ़ता है तो किन्स के अनुसार क्या होगा? इनकम घटेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, सेविंग समाप्त होगी। तो किन्स के अनुसार जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत में कृषि की निम्न उत्पादकता का मुख्य कारण क्या है? फॉर्मेटेड होर्डिंग, एडवांस टेक्नोलॉजी, एक्सेस ओवर एग्रीगेशन, हाई एक्सपोर्ट। तो फॉर्मेटेड होर्डिंग, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। छोटे एवं बिखरी जोत प्रोडक्टिविटी को कम करते हैं। प्रश्न नंबर 39 है, डेमोग्राफिक डिविडेंड तब प्राप्त होता है जब वर्किंग एज पॉपुलेशन अधिक होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी सही होगा। भारत में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मुख्यतः शुरू हुआ था 1951 में, 1969 में, 1951 में, 2005 में। भारत में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म कब शुरू हुआ था? तो 1991 में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसी समय एलपीजी की नीति आई थी। एलपीजी रिफॉर्म में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की अवधारणा को विकसित किया गया था। प्रश्न नंबर 41 है, यदि जीडीपी बढ़े लेकिन इनकम इनक्वालिटी भी बढ़े तो क्या होगा? ग्रोथ मॉडल प्रभावित होगा। दिया है कि जीडीपी बढ़े लेकिन इनकम इनक्वालिटी भी बढ़े। जीडीपी बढ़ रहा है और आय असमानता भी बढ़ रहा है तो ग्रोथ मॉडल प्रभावित होगा। सस्टेनेबल ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ, बैलेंस्ड ग्रोथ, ग्रीन ग्रोथ। तो इंक्लूसिव ग्रोथ होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इंक्लूसिव ग्रोथ में एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगला प्रश्न है, भारत में डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देने वाला प्रमुख इनोवेशन क्या है? WTO, WPI, IMF, नाबार्ड। तो यूपीआई होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न नंबर 43 है, यदि किसी अर्थव्यवस्था में एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से अधिक होगा तो सामान्यतः क्या होगा? डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट समाप्त हो जाएगी, इंपोर्ट शून्य हो जाएगा। प्रश्न दिया है कि एडी से अधिक होगा, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से अधिक होगा तो इन्फ्लेशन होगा। ऑप्शन नंबर बी।
एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से अधिक होगा तो बी नहीं, ए होगा, डिफ्लेशन की स्थिति होगी। नहीं, बी डी है, कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी। ए हो, और इन्फ्लेशन की स्थिति होगा, एग्रीगेट डिमांड अधिक हो जाएगा एग्रीगेट सप्लाई से, तो मौद्रिक मूल्य बढ़ जाएगा। प्रश्न नंबर, यदि किस स्थिति में कंज्यूमर सरप्लस अधिक होता है? किस स्थिति में कंज्यूमर सरप्लस अधिकतम होता है? प्राइस अधिक होने पर, यूटिलिटी कम होने पर, प्राइस कम होने पर, सप्लाई अधिक होने पर। प्रश्न दिया है कंज्यूमर सरप्लस यानी उपभोक्ता बचत अधिकतम कब होता है? जब प्राइस कम होता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है? क्या होगा? हाँ, कम होने पर। कंज्यूमर सरप्लस बराबर टोटल यूटिलिटी माइनस टोटल एक्सपेंडिचर, यानी जो कुल उपयोगिता में से कुल व्यय को घटाया जाता है। प्राइस कम होने पर व्यय कम लगेगा और कंज्यूमर सरप्लस अधिक होगा। अगला प्रश्न है, यदि एबीसी घट रहा है तो एमसी क्या होगा? एबीसी घट रहा है तो एबीसी जब घटेगा एबीसी तो एमसी क्या होगा? तो एबीसी नीचे की ओर जाएगा, ऑप्शन बी सही होगा। ये सब फिगर पे आधारित प्रश्न हैं। आप लोग एबीसी, एमबीसी, एबीसी, एएफसी, एमसी, एसी, सीपी, एमपी, टीपी, ये सब का फिगर जरूर क्लियर करके परीक्षा में जाइएगा। यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। लॉन्ग रन एवरेज कास्ट कर्व को कहा जाता है। जब लॉन्ग रन में एवरेज कास्ट होता है उसे क्या कहा जाता है? फिक्स कास्ट, प्लानिंग कास्ट कर्व, रेवेन्यू कर्व, डिमांड कर्व। तो लॉन्ग रन एवरेज कास्ट में प्लानिंग कर्व कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। LRAC को प्लानिंग कर्व कहा जाता है क्योंकि लॉन्ग रन में फर्म सभी फैक्टर्स बदल सकती है। अगला प्रश्न है, मार्जिनल यूटिलिटी ऋणात्मक होता है तो टोटल यूटिलिटी क्या होगा? बढ़ेगी, मैक्सिमम रहेगी, घटने लगेगी, स्थिर रहेगी। तो जब मार्जिनल, देखिए मार्जिनल यूटिलिटी जब घटती दर से बढ़ेगी, धनात्मक रहेगी जब तक एमयू, तो टीयू बढ़ता रहेगा। जब शून्य हो जाएगा तो टीयू मैक्सिमम हो जाता है, और जब एमयू घटने लगेगा, ऋणात्मक हो जाता है, तो उसमें क्या होगा? टीयू घटने लगेगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। किन्स के अनुसार रोजगार स्तर मुख्यतः निर्भर करता है किस पर? एग्रीगेट डिमांड पे, पॉपुलेशन पे, टैक्स रेट पे, फॉरेन ट्रेड पे। तो जो किन्स के अनुसार है, रोजगार मुख्यतः एग्रीगेट डिमांड पे निर्भर करता है। प्रश्न नंबर 49 है, यदि मनी सप्लाई तेजी से बढ़े और आउटपुट स्थिर रहे तो सामान्यतः क्या होगा? मनी सप्लाई तेजी से बढ़ेगा और आउटपुट स्थिर रहेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। किस परिस्थिति में मॉनेटरी पॉलिसी कम प्रभावी होती है? इन्फ्लेशन, बूम, लिक्विडिटी ट्रैप, फुल एम्प्लॉयमेंट। तो देखिए जो लिक्विडिटी ट्रैप होती है इस समय मॉनेटरी पॉलिसी कम प्रभावी होती है। लिक्विडिटी ट्रैप की अवधारणा किसने दिया था? केन्स ने दिया था। और क्यों प्रभावी नहीं होती है? क्योंकि लोग इंटरेस्ट रेट कम होने पर भी कैश होल्ड रखना, मतलब अपने पास रखना पसंद करते हैं। यदि आरबीआई एसएलआर बढ़ा दे तो क्या होगा? तो जब आरबीआई एसएलआर बढ़ा देगा तो लेंडिंग कैपेसिटी घटेगी, ऑप्शन नंबर बी सही होगी। एसएलआर बढ़ने से बैंक को अधिक रिजर्व रखना पड़ता है जिससे लोन कम देगा। प्रश्न नंबर 52 है, भारत में कोर इन्फ्लेशन में शामिल होता है फ्यूल आइटम, फूड आइटम, फ्यूल, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, सर्विस नहीं शामिल होता है। तो देखिए फूड आइटम और फ्यूल दोनों नहीं मतलब शामिल होता है, लेकिन यहाँ पे उपयुक्त ऑप्शन प्रश्न के अनुसार ए होगा। कोर इन्फ्लेशन में फूड एंड फ्यूल प्राइस को इंक्लूड करता है। क्या पूछा है? नहीं किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न नंबर 53 है, यदि किसी देश की करेंसी डिफ्रेशिएट हो जाता है तो इम्पोर्ट क्या होगा? दिया है, यदि किसी देश की करेंसी डिफ्रेशिएट हो जाती है तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही होगा, इम्पोर्ट महंगे हो जाएंगे। करेंसी वीक, डिफ्रेशिएट का मतलब होता है वीक, तो फॉरेन गुड्स कॉस्टली हो जाएंगे। टर्म ऑफ ट्रेड का संबंध किससे है? तो ये एक्सपोर्ट प्राइस और इम्पोर्ट प्राइस से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। टर्म ऑफ ट्रेड यानी टीओटी के बराबर होता है एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स बटा में इम्पोर्ट प्राइस इंडेक्स गुणे 100।
किस कर प्रणाली में सभी व्यक्तियों पर समान दर से कर लगाया जाता है? प्रोग्रेसिव कर, रिग्रेसिव, प्रोपोर्शनल, डायरेक्ट। तो जो प्रोग्रेसिव टैक्स होता है इसमें जो प्रोग्रेसिव टैक्स होता है इसमें सभी व्यक्तियों पर समान दर से कर लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या दिया है? सभी व्यक्तियों पर नहीं, आय के अनुसार प्रोग्रेसिव में होता है। जितना जिसका आय बढ़ेगा उसके हिसाब से कर लगाया जाता है। और रिग्रेसिव में जिसका जितना आय कम होगा उसके ऊपर उतने टैक्स लगाया जाता है। और प्रोपोर्शनल यानी अनुपातिक में सभी पर समान रूप से कर लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, यदि गवर्नमेंट रेवेन्यू कम हो तो एक्सपेंडिचर अधिक हो तो क्या होगा? जब प्राप्ति अधिक होगा और प्राप्ति कम होगा और व्यय अधिक होगा तो क्या होगा? बजट डेफिसिट होगा, फिजिकल डेफिसिट। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 57 प्रश्न है, भारत में गरीबी मापन हेतु लंबे समय तक मुख्य आधार रहा है। क्या रहा है? जो भारत में गरीबी मापने हेतु सबसे लंबे समय तक मुख्य आधार क्या है? लग्जरी कंपटीशन है, कैलोरीज है, गोल्ड कंजप्शन है या इम्पोर्ट लेवल है? तो गरीबी मापन हेतु सबसे लंबे तक मुख्य आधार कैलोरीज इनटेक है, मतलब उपभोग स्तर है। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 58 है, भारत में बेरोजगारी का कौन सा प्रकार कृषि क्षेत्र में सबसे अधिक जुड़ा है? साइकिल, टेक्निकल, डिसगाइड और फ्रिक्शन। तो कृषि में सबसे अधिक डिसगाइड यानी अदृश्य बेरोजगारी है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन शामिल नहीं है? हेल्थ, एजुकेशन, इनकम, ग्रोथ, एक्सपोर्ट ग्रोथ। देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में एजुकेशन, शिक्षा, स्वास्थ्य और आय शामिल है, लेकिन एक्सपोर्ट ग्रोथ नहीं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रश्न नंबर 7 है, भारत में ग्रीन रिवोल्यूशन का मुख्य आधार क्या है? फूड ग्रेन प्रोडक्शन राइज। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न नंबर 61 है, यदि इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन भी सुनिश्चित हो तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? इन्फ्लेशनरी ग्रोथ, सस्टेनेबल ग्रोथ, कैपिटल ग्रोथ, फिजिकल रिफॉर्मेशन या फिजिकल एक्सपेंशन। तो इसे क्या कहा जाता है? सस्टेनेबल ग्रोथ डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे उदाहरण कौन है? तो यूपीआई है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आज का अंतिम सवाल है, भारत की आर्थिक नीति का दीर्घकालीन उद्देश्य क्या है? तो उसका मुख्य उद्देश्य है इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दोस्तों, कंप्लीट हुआ मॉडल पेपर 8 और इसको 2 पार्ट में करना पड़ा क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम भी थी और इतनी गर्मी की वजह से सिस्टम थोड़ा हीट हो जा रहा है। तो दोस्तों, यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।